दोस्तों, विज़न यूपीटेट 2026 की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये आज का जो क्लास है ये तो एक डीएलएड के 4th सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, शांति, शिक्षा और सतत विकास। तो कुछ बच्चों की चाहत थी कि इस पे मैं एक वीडियो बनाऊँ। तो शांति शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये डीएलएड में तो एक प्रॉपर सब्जेक्ट है ही, और ये केवल टेट में भी इसका कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करेंगे। तो इस पूरे जो नोट्स है इसको अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ध्यान से देख लेंगे, तो आप विश्वास मानिए पेपर में आपका 90% चीज़ें कवर हो जाएंगी। ऑब्जेक्टिव का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी में से आएगा या इसी में से घुमा फिरा के आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो आप अगर इस सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो इस मेरे लेक्चर को 2 बार देख लीजिएगा, और अगर नोट्स की ज़रूरत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो मैं नोट्स भी अटैच कर दूंगा। तो इस विषय का नाम है शांति, शिक्षा और सतत विकास। तो यही शुरू करते हैं। पहले इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, आप बनने जा रहे हैं शिक्षक। शांति शिक्षा मतलब क्या है कि बच्चों का मन शांत होना चाहिए। अगर बच्चों का मन शांत नहीं होगा तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बच्चा अगर हिंसक होगा तो शिक्षा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाएगा। और सतत विकास मतलब हमें विकास करना है, लेकिन अपने मौजूद चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए चीज़ों को संरक्षित करते हुए डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बहुत एक सामान्य सा टॉपिक है, लेकिन कुछ टॉपिक चूँकि अगर आप गो थ्रू नहीं हुए होते हैं तो उसके बारे में लिख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, बहुत जल्दी से निपटाएंगे, और इसको करने से आपके 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 50 नंबर का पेपर होता है, तो आपके 50 नंबर पक्के, क्योंकि डीएलएड अगर आपका क्लियर नहीं होगा तो वैकेंसी में आप पार्टिसिपेट नहीं किए होंगे, भले आप सीटेट क्वालिफाई किए रहें या यूपीटेट क्वालिफाई कर लें। भाई, डीएलएड वालों का कोई भरोसा नहीं, कब बैक लगा दे, और सबसे ज़्यादा बैक 4th सेमेस्टर में लगती है। तो ये आप लोग ध्यान रखें। अब शुरू करते हैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ों पे नहीं बात करते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि सबसे इतिहास रहा है कि सबसे ज़्यादा बैक जो है वो 1st और 4th सेमेस्टर में लगती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक शांति शिक्षा। सबसे पहले टॉपिक है शांति शिक्षा, पीस एजुकेशन क्या है। देखिए, शांति शिक्षा का उद्देश्य बच्चों में अहिंसा, सहयोग, सहानुभूति और सह अस्तित्व जैसे मूल्यों को विकास करना है। एक तो अहिंसा मतलब बच्चे अहिंसा को शांत हों। सहयोग की भावना, जब बच्चा घर में रहता है तो उसमें मतलब वो सिर्फ अपने अपने में रहता है, वो किसी का सहयोग नहीं, लेकिन जब क्लास में आए तो वो एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे का मदद करे। इसमें परस्पर सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना और सह अस्तित्व मतलब अपना अस्तित्व रखते हुए दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना ही सह अस्तित्व है। ऐसे मूल्यों का विकास करना है। तो शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों में अहिंसा, अहिंसा का, सहयोग का, सहानुभूति, सह अस्तित्व, ये 4 हैं। अहिंसा, सहयोग, सहानुभूति, सह अस्तित्व। 3 सा और 1 आ, ठीक है, याद रखिएगा। अहिंसा, सहयोग, सहानुभूति और सह अस्तित्व का विकास करना है। तो ये केवल शारीरिक लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि अंदरूनी मन की शांति और बाहरी समाज में शांति दोनों को बढ़ावा देती है। अब इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसमें बच्चों के बीच संघर्ष को समझना और शांतिपूर्ण समाधान निकालना। जैसे मान लीजिए शांति शिक्षा, अगर आप शांति शिक्षा के बारे में सही से जान रहे हैं, 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, तो ये नहीं कि आप बुलाए और दोनों को पीट दिए। उनकी बातों को सुनिए, समझिए, उनको समझाइए, उनके मन को शांत करिए। उनके मन में किसी प्रकार की उद्भावना है या किसी प्रकार का है तो उसको शांत करिए। विविधता का सम्मान करना, भावनात्मक संतुलन सिखाना और संवाद कौशल विकसित करना, मतलब बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना होने पाए। और देखिए, कई परिवेश से बच्चे आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे। तो उसमें इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है कि बच्चों की जो विविधता है, बच्चे उस विविधता को सहर्ष स्वीकार कर लें। भावनात्मक संतुलन बना रहे, बच्चे एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ें और संवाद कौशल आपस में विकसित करें। जैसे मान लीजिए कि 2 बच्चों में झगड़ा हो रहा है, तो उन्हें डांटने के बजाय उनकी बातचीत से उस समस्या का उनको समाधान करिए। यही शांति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। समझ रहे हैं? बल्कि आप ऐसा नहीं कि बच्चे लड़ रहे हैं तो आप भी उनको मार पीट के और डांट दीजिए। शांति शिक्षा का उद्देश्य यही है कि अगर लड़ रहे हैं तो उन्होंने बातचीत के जरिए उस चीज़ को, बच्चों को संतुष्ट करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 200% बता रहे हैं इसमें से क्वेश्चन आएगा। सतत विकास क्या है, ये क्वेश्चन 200% श्योर है कि आएगा। तो सतत विकास आप समझ लीजिए और इसका एग्जाम्पल भी समझ लीजिए। कितने नंबर में आएगा मैं ये नहीं कह सकता, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में आ सकता है, लेकिन आपको पूरा इसको सही समझना है। देखिए, सतत विकास ऐसा विकास है जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरी करते हुए अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित करते हुए भविष्य की ओर अग्रसर होना है। ठीक है? विकास, ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरत को पूरी करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के संसाधनों को संरक्षित करते हुए। उदाहरण के स्वरूप, अगर आज पेट्रोल है तो ऐसा नहीं कि आज की ज़रूरत देखते हुए हम उसको पूरा खपत कर डालें। ये
सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास नहीं है। सतत विकास क्या है कि सतत विकास देखिए जैसे पीएम सूर्य घर योजना चल रही है, तो हम सोलर लगा रहे हैं। अब सोलर लगा रहे हैं तो लाइट की प्रोडक्शन की जो हमारी डिपेंडेंसी है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे, कोयले पे, तापीय ऊर्जा पे, वो कम होगी। जब वो कम होगी तो हम पर्यावरण को भी नुकसान से बचाएंगे और सतत विकास कर पाएंगे। अगर हम आज विकास कर लें, पर्यावरण को नुकसान करा दें, डिफॉरेस्टेशन कर दें, तो कल के लिए जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो रहने लायक बचेगी ही नहीं। तो उनकी ज़रूरत, उनके संसाधनों को हम संरक्षित कहाँ कर रहे हैं। तो ऐसा विकास जिसमें आज की ज़रूरत को भी ध्यान रखना चाहिए और भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित करते हुए आगे बढ़ना ही सतत विकास कहलाता है। इसके मुख्य स्तंभ होते हैं पर्यावरण संरक्षण। क्या होता है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण। आर्थिक विकास क्या है? आर्थिक विकास। पर्यावरण को संरक्षित रखना है, पेड़ पौधों को अनावश्यक नहीं काटना है, अगर एक काटने भी है तो उससे ज़्यादा हमको लगाना है ताकि भविष्य में उसका संरक्षण होता रहे। आर्थिक विकास करना है और सामाजिक समानता के साथ। तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आता है। जितना भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का हम उपयोग करेंगे उतना ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की ओर जाएंगे। सोलर पैनल लगाकर बिजली प्राप्त करना सतत विकास है। पवन चक्की लगा के बिजली प्राप्त करना सतत विकास है। फॉरेस्टेशन करना सतत विकास है। हाइड्रोजन युक्त फ्यूल बनाना सतत विकास है। क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर के लिए संसाधनों का संरक्षण भी कर रहे हैं और आज का हम विकास कर रहे हैं। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। देखिए, अब शिक्षा में शांति और सतत विकास का क्या महत्व है। एक शिक्षक होने के नाते आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं? आप टीचर बनेंगे, कल के समय आप बच्चों को अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर आप मोटिवेट करेंगे तो वही बच्चे इस चीज़ को समझेंगे। अगर वो कहीं एक पेड़ कट रहा है तो उनके मन में भावना रहेगी तो 2 पेड़ लगाएंगे। कल के दिन वो आने वाले भविष्य हैं तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों को वो सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो उनको ये नहीं रहेगा कि बस आज ही यूज़ करो और चलते बनो, ऐसा ये भावना नहीं रहेगी। तो शांति में शिक्षा का क्या महत्व है? बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना है, समाज में हिंसा और भेदभाव को कम करना है, पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है, भविष्य के लिए संतुलित विकास सुनिश्चित करना है और सतत विकास करना है। कैसा विकास करना है? सतत विकास। आप इसमें शिक्षक की क्या भूमिका? देखिए, शिक्षक एक समाज का निर्माता होता है तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो शिक्षक क्या करता है? कक्षा में सकारात्मक माहौल बना सकता है, समूह कार्य करके बच्चों को शामिल करके उसमें परस्पर सद्भावना की महत्व को विकसित कर सकता है, पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियां का महत्व बताकर बच्चों के लिए आंदोलित कर सकता है कि बच्चे उस चीज़ के लिए करें। उनको ऐसे टास्क दे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बच्चे उस महत्व को समझें। तो पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों को विकसित कर सकता है, बच्चों को समस्या सुलझाने की कला सिखा सकता है। अगर जैसे बच्चों की कोई समस्या है तो उसको हंसते खेलते हुए ऐसे तरीकों से निपटाते कि बच्चे उससे प्रभावित होकर उसको अपनाने का कोशिश करें। नो प्लास्टिक डे बनाकर, प्लांटेशन ड्राइव करके, रोल प्ले के माध्यम से शांति का पाठ पढ़ाया जा सकता है। एक प्ले कराया जा सकता है कि भाई लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, बातचीत करके बड़े से बड़ी समस्याएं सुलझा रहे हैं। अब उदाहरण के देख लीजिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान भिड़े और भिड़ने के बाद हजारों करोड़ रुपए खर्च करके फिर से शांति की वार्ता के टेबल पे आए, और यही पहले कर लेते तो कितना पैसा बचत हो जाता। अब लड़े चाहे कोई भी, नुकसान तो दोनों तरफ का हो रहा है ना। अब निष्कर्ष में शांति, शिक्षा और सतत विकास दोनों का लक्ष्य है एक बेहतर, सुरक्षित और संतुलित समाज को बनाना। यदि बच्चे बचपन से ही सीख जाए तो आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक, पर्यावरण के रक्षक और शांतिपूर्ण समाज के निर्माता बनते हैं। अब इसके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत क्वेश्चन है चांसेस आने के, लेकिन इसको जितना डिटेल में मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में आपको लिखना नहीं है। भारतीय दर्शन की मुख्य विशेषताएं। हमारा जो भारतीय दर्शन है, भारतीय जो हमारा मूल है, भारतीय धर्म का जो मूल है, उसका मुख्य विशेषता क्या है? तो भारतीय दर्शन के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें क्या कहा है कि मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। क्या है? मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। मतलब जो भी आपका मकसद जीने का है उसमें सभी कष्टों से निर्वाण प्राप्त करते हुए, अच्छा जीवन जीते हुए, इस जीवन को त्याग कर परम धाम को प्राप्त करना ही मोक्ष है। इसी को मोक्ष कहा गया है। और इस मोक्ष पाने के लिए सबसे प्रत्याग है कि आप कर्म अच्छा करते रहिए। अनुभव और आध्यात्म, यह सिर्फ किताबों की बात नहीं करता बल्कि खुद अनुभव करने और आत्मा को समझने पर जोर देता है। आत्मा, और तीसरा क्या कहता है कि आत्मा अजर अमर है। मतलब हमारा भारतीय दर्शन कहता है कि पुनर्जन्म हो सकता है लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। कर्म का सिद्धांत देता है हमारा भारतीय धर्म कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। सठे साठ्यम समाचरे, जैसा करनी वैसा भरनी का वो है। तो अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। नैतिकता और कर्तव्य क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पूजा करें। नैतिकता का मतलब है कि अगर कोई परेशान है तो आपको उसको मदद करनी है। कोई बूढ़ा है,
वो रास्ता नहीं पार कर पा रहा है, तो नैतिकता आपकी क्या होगी कि आप उसे पार करा के उस ट्रैफिक से हटा दीजिए। आप मंदिर गए, पूजा किए, पता लगा आप सामने से आ रहे हैं, कोई मदद मांग रहा है, आप उसकी मदद ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये कैसी नैतिकता हुई? इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तर्क और अनुभव का तार्किक है, हमारा जो भारतीय दर्शन है वो तार्किक है और इसमें अनुभव का भी संतुलन है। भारतीय दर्शन सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि तर्क और अनुभव दोनों का मिश्रण है, वह उसको दोनों को महत्व देता है। विविधता में एकता, हमारी भारतीय दर्शन विविधता को स्वीकार करता है। अलग अलग विचार और मत होने के बावजूद सबका उद्देश्य एक ही होता है, सत्य की खोज और मोक्ष प्राप्त करना। लोक कल्याण क्या है? हमारा भारतीय दर्शन वसुधैव कुटुंबकम से चलता है, मतलब लोक कल्याण की भावना से चलता है। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। कौन देश, कौन ऐसा दर्शन होगा जो इस बात को नकारता है? हम पूरे विश्व को अपना, अगर आप जो देश आपस में लड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हम एक दूसरे को परिवार मान ले तो सारी चीज़ें ही खत्म हो जाती हैं। अब शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय दर्शन वाले तो बताया ही शांति, ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा बता दूंगा, इसी में से क्वेश्चन आपके आएंगे। शांति शिक्षा का देखिए, आप टॉपिक पढ़ रहे हैं शांति शिक्षा, अब इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य सबसे पहले ही बता दिया था, व्यक्ति में नहीं, छात्रों में शांति की समझ को विकसित करना, ताकि वह अपने जीवन में शांति को बनाए और दूसरों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार कर सके और समग्र विकास कर सके अपना। घृणा, दुर्व्यवहार, कलह और हिंसा से बचाव करना है। लोगों में ऐसी प्रवृत्ति को कम करना जो समाज में तनाव और लड़ाइयाँ बढ़ाती हो। शांति के महत्व की समझ करना है। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व हर स्तर पर शांति क्यों जरूरी है, यह बताना शांतिपूर्ण प्रवृत्ति का विकास होता है। इंसान का स्वभाव ऐसा बने कि वह झगड़े की जगह समाधान की ओर जाए। व्यक्ति अपने साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चले। संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का विकास करे। संवेदनशील हो मतलब दूसरों का दुख को इग्नोर न करे, उसके प्रति संवेदनशील हो और मानवीय मूल्य जो हैं उसको ध्यान में रखते हुए, आज मानवीय मूल्य तो इतने गिर चुके हैं कि लोग अपने माता पिता की नहीं सुन रहे हैं। तो मानवीय मूल्य क्या है? अपने घर, अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने समाज के लोगों की भावनाओं को समझते हुए उनकी जिस भी लायक हैं आप उसको मदद करें, तो यही मानवीय मूल्य है। केवल बाहर से नहीं बल्कि मन के भीतर भी शांति स्थापित करना विश्व बंधुत्व की भावना है। पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की सोच विकसित करना है। दूसरों के विचारों को समझना और सराहना। अलग अलग दृष्टिकोण का सम्मान करना, मतलब अपना दृष्टिकोण रखते हुए दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान देना है। भेदभाव, हिंसा और संघर्ष के कारणों को समझकर उन्हें दूर करने की प्रेरणा देना है। मन की शांति को आध्यात्मिक विकास से जोड़ना है। नैतिक और मानसिक विकास के माध्यम से शांत मन का निर्माण करना है। यह समझना कि शांति शिक्षा क्या है और क्यों जरूरी है। शांति के विकास के लिए व्यक्ति को सही दिशा देना या बच्चों को सही दिशा देना। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भ्रष्टाचार। सबसे पहले समझिए कि भ्रष्टाचार क्या है। किसी भी तरह का ऐसा आचरण जिसमें आपका जो भी करने के लिए आप गलत तरीके से चीज़ों को डिमांड करना, उसको मांगना, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। उदाहरण के स्वरूप, किसी लेखपाल को अगर काम दिया गया है कि ज़मीन को नापना है और वह उस ज़मीन को नापने के लिए पैसों की डिमांड करता है, तो वह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। आप EWS का कागज़ बनवाने जाते हैं, अधिकारी अगर वहाँ पैसे लेकर उस पर साइन करने की डिमांड करता है तो भ्रष्टाचार कहलाता है। तो ऐसा आचरण जो नियम कानून और मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है, जो आपकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को आप करने के लिए पैसों की या किसी अन्य चीज़ों की मांग करते हैं, तो भ्रष्टाचार कहलाता है। अब भ्रष्टाचार हमारे भारत का सबसे खराब, मतलब ऐसे रच बस गया है कि जो भ्रष्टाचार का फ़ायदा नहीं ले पा रहा है वही भ्रष्टाचार का रोना रोता है। आप लाइन में लगे हैं तो दूसरों का तो भ्रष्टाचार सबको दिखता है, अपना भ्रष्टाचार किसी को नहीं दिखता। ये हमारे भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जब तक इंसान सरकारी नौकरी DM SDM नहीं बना होता है तब तक वो भ्रष्टाचार पे बड़े बड़े लेक्चर देता है, लेकिन जैसे वो पद प्राप्त कर लेता है तो सिस्टम ही ऐसा है कि उसको अपने आप में ढलने पर मजबूर कर देता है और फिर वही उसका बखान करने लगता है। तो भ्रष्टाचार कैसे दूर किया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रशासन में क्या होनी चाहिए? पारदर्शिता होनी चाहिए कि कैसे काम क्या होगा। कोई काम निर्धारण है तो उसका एक पारदर्शी तरीके से होना चाहिए कि ये काम इतने दिन में हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है तो वो भी बताना चाहिए। न्यायालय में त्वरित अगर न्याय हो, एक एक केस सालों साल चलते रहते हैं, और जब सालों साल चलते हैं सत्य जितना पुराना हो जाता है वो ऑटोमेटिक उतना झूठा लगने लगता है। तो अगर त्वरित न्याय होगा तो लोगों को न्याय मिलेगा और भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाएगी। सख्त कानून और लोकपाल की व्यवस्था की जाए। ऐसे कानून लागू हों जो भ्रष्टाचार करने वालों को कड़ी सजा दे, और लोकपाल, देखिए डर तो जरूरी है सजा का, अगर डर नहीं होगा तो कानून व्यवस्था सही से नहीं होती।
लोगों की मानसिकता में परिवर्तन होना जरूरी है। हमारी खुद की मानसिकता, अगर हम लाइन में हैं, एक छोटी सी बात मान लीजिए कि जनरल टिकट लेने आप उसमें लगे हैं, हर इंसान सोचता है कि शॉर्टकट मिल जाए, कोई चीज़ वहाँ पे जैसे ही मौका मिलेगा, अगर कोई कहेगा कि 10 रुपये दे दो, हम तुम्हें टिकट ला के दे रहे हैं, तो आप मना नहीं करोगे, उसकी कहीं शिकायत नहीं करोगे, आप सट से 10 रुपये दोगे और टिकट जाके ले लोगे। तो ये सब भ्रष्टाचार कोई भले छोटा हो या बड़ा हो है तो भ्रष्टाचारी। ऑनलाइन सिस्टम द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के उपाय, ई गवर्नेंस का जो उपयोग आजकल बढ़ रहा है, आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करिए, सब चीज़ें ऑनलाइन होनी है, तो ऑनलाइन ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम से, ऑनलाइन शिकायत प्रणाली से और फाइल ट्रैकिंग सिस्टम से। अगर आप फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लगा देंगे, सीसीटीवी और डिजिटल मॉनिटरिंग लगा देंगे, तो इससे जल्दी से जल्दी चीज़ें एक मतलब अधिकारी मजबूर हो जाएंगे कार्य करने के लिए, तो इससे क्या है, भ्रष्टाचार में कमी आएगी। आरटीआई तो पहले से ही है और इसकी ऑनलाइन सूचना और 15 दिन का नहीं, उसको कम से कम समय में होना चाहिए। दूसरा क्या है, नैतिक शिक्षा बच्चों को शुरू से ही दी जानी चाहिए। एथिक्स देखिए, आजकल पीसीएस और यूपी पीसीएस में, यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में एथिक्स एक सब्जेक्ट आ गया है। तो एथिक्स क्या है, नैतिक शिक्षा और जागरूकता है कि आप ईमानदारी से काम करिए, लेकिन क्या उसके बाद क्या बदला है, ये सोचने वाली बात है, आप खुद ही जानते हैं। विसिल ब्लोअर सुरक्षा, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार को उजागर करे उसको सुरक्षा दी जानी चाहिए। अब भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कड़े से कड़े कानून, जागरूक नागरिक और डिजिटल सिस्टम, तीनों का साथ होना जरूरी है। ऑनलाइन सिस्टम से पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे भ्रष्टाचार अपने आप कम होने लगता है। वहाँ पे संभावना ही नहीं रहती, जहाँ पे संभावना ही नहीं रहेगी भ्रष्टाचार की, तो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जब भी आप भारतीय शिक्षा में शांति की बात करेंगे तो गांधी जी का दर्शन एक महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न क्या है, गांधी जी के दर्शन के मुख्य भागों का उल्लेख करते हुए शांति की स्थापना हेतु उनके आचरणों को स्पष्ट कीजिए, तथा गांधी दर्शन और शांति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इसमें से या तो किसी एक पार्ट से या इसमें पूरे में से कहीं कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उसको देखते हैं। देखिए, महात्मा गांधी के दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था, सत्य और अहिंसा। क्या था दोस्तों, सत्य और अहिंसा, यही दोनों उनके जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत थे। तो मुख्य इनका था सत्य। तो गांधी जी के अनुसार सत्य ही सर्वोच्च है। इन्होंने कहा था, सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, बल्कि विचार, वचन और कर्म में सच्चाई रखना है। जब आप सच बोलेंगे तो ऑटोमेटिक आप सही होंगे, जब सही होंगे तो आपके कर्म में सच्चाई होगी, तो आप में ईमानदारी बढ़ेगी। अहिंसा, कभी भी किसी चीज़ के लिए अहिंसक नहीं होना है, किसी को भी मन, वचन और कर्म से कष्ट न पहुंचाना, इसी प्रेम, दया और करुणा का भाव शामिल होना। इन्होंने राम राज्य की भी संकल्पना की है गांधी जी ने। तो अहिंसा की भावना को इन्होंने ओतप्रोत से कहा है। और अहिंसा क्या है इनकी नज़रों में, किसी को भी किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाना, चाहे मन पे मतलब उसको बुरा ना बोलो, उसके मन को आहत ना करो, कर्म से तो बिल्कुल ना करो। शांति स्थापित हेतु गांधी जी का आचरण क्या है, सत्य का पालन, हर स्थिति में सत्य का पालन करो, अहिंसा का पालन करो, खुद पर संयम रखो, क्रोध और इच्छाओं पर नियंत्रण रहेगा तो खुद में संयम बढ़ेगा। सहिष्णुता, दूसरे के विचारों को सम्मान करना सहिष्णुता होती है, तो सहिष्णु बनो, मतलब अपने विचार रखो लेकिन दूसरे के भी विचारों का सम्मान करो। सादा जीवन, उच्च विचार, सरल जीवन जीना हो और लोभ से दूर हो। सेवा की भावना हो, हमेशा व्यक्ति को सेवा की भावना रखनी चाहिए, समाज और ज़रूरतमंदों की सहायता करते रहना चाहिए। गांधी दर्शन और शांति के बारे में क्या कहता है, गांधी जी का मानना था कि सच्ची शांति केवल बाहरी व्यवस्था से नहीं बल्कि आंतरिक मन से होती है। तो इन्होंने शांति का मुख्य उद्देश्य अंदर से कहा है, जो व्यक्ति अंदर से शांत होगा वो बाहर से भी शांत होगा। तो सत्य और अहिंसा के पालन से व्यक्ति, समाज दोनों में सद्भाव, एकता और स्थायी शांति स्थापित होती है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत सत्य अहिंसा पर आधारित था, और सत्याग्रह भी आप लिख सकते हो, सत्य के लिए आग्रह। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानवाधिकार क्या है दोस्तों, मानवाधिकारों के प्रकारों का स्पष्ट कीजिए। मानवाधिकार क्या है, देखिए, मानवाधिकार है मानव के कुछ मूलभूत अधिकार जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं। इसमें क्या क्या है, नागरिक अधिकार, हर नागरिक को जीवन को स्वतंत्रता और सुरक्षा से जीने का अधिकार है। उसमें उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकार, सरकार में भाग लेने का अधिकार, ये सब इंक्लूड होता है। तो एक देश के नागरिक होने के नाते मानवाधिकार के अंतर्गत उसको ये अधिकार होने चाहिए। आर्थिक अधिकार, हर व्यक्ति को अपनी आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त साधन सुलभ होने का अधिकार होना चाहिए। उसको रोजगार और रोजगार के लिए उचित वेतन मिलना चाहिए। सामाजिक अधिकार के अंतर्गत समाज में उसको सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार होना चाहिए। सांस्कृतिक अधिकार, अपनी संस्कृति और परंपरा को निभाते हुए अपना जीवन यापन करने के सांस्कृतिक अधिकार बोलते हैं। तो कौन कौन से हो गए दोस्तों, नागरिक अधिकार जिसमें जीवन को स्वतंत्रता और सुरक्षा से जुड़े
से जीने का अधिकार होना चाहिए, आर्थिक अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार होना चाहिए, सामाजिक अधिकार, समाज में सम्मानपूर्वक रहने का अधिकार होना चाहिए और अपनी संस्कृति को संरक्षित और निभाने का अधिकार होना चाहिए। तो मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हर इंसान को सम्मान और स्वतंत्र जीने के लिए मिलते हैं। तो मानवाधिकार क्या है दोस्तों? ऐसे अधिकार जो हर इंसान को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीवन के जीने के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें मानवाधिकार कहा गया है। अब दोस्तों है हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, शारीरिक हिंसा मतलब शारीरिक चोट, यौन हिंसा फिजिकल असॉल्ट, भावनात्मक हिंसा किसी को भावनात्मक रूप से हर्ट करना, गाली देना, ये भावनात्मक हिंसा में आता है। मनोवैज्ञानिक हिंसा, आप ऐसी हरकतें करें कि जिससे वो डरता है वही चीज़ कराए, उसके ऊपर मानसिक दबाव, वो मनोवैज्ञानिक हिंसा कहलाता है। आध्यात्मिक हिंसा क्या होती है? धार्मिक स्वतंत्रता में बाधा। सांस्कृतिक हिंसा क्या होती है? संस्कृति परंपरा का अपमान, सांस्कृतिक हिंसा कहलाती है। मौखिक या वित्तीय दुरुपयोग, मौखिक गाली गलौज देना, वित्तीय दुरुपयोग, पैसों का गलत इस्तेमाल करके किसी को हर्ट करना, ये सब भी हिंसा के अंतर्गत आता है। किसी की उपेक्षा करना, उसकी ज़रूरतों को अनदेखी करना भी इसी के अंतर्गत आता है। जब किसी को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसे हिंसा कहते हैं। तो हिंसा क्या है दोस्तों? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना हिंसा कहलाता है। व्यक्तित्व की कोई 5 विशेषताएं लिखिए। व्यक्तित्व क्या होता है? जब व्यक्ति किस तरह से अपने आप को प्रदर्शित करता है, किस तरह का व्यवहार करता है, किस तरह दिखता है, किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह से वह अपने आप को व्यक्त करता है, उसी को व्यक्तित्व कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप, कोई 2 पर्सन है, अगर वो उसके घर में कोई बीमार हो जाता है, तो अगर एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा तो उसमें वो एकदम परेशान होकर, बेहोश होकर नहीं गिर जाएगा। वो उस परिस्थिति को समझेगा और जो भी उचित होगा उस समय वो स्टेप सही से ले पाएगा। तो अगर अब आप बताइए कि वहाँ सही निर्णय कौन ले पाएगा? जो गिर के बेहोश हो गया, या फिर जो अपने दुख के ऊपर देखे कि इस समय उसको क्या करना ज़रूरी है, हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है कि गम में रहना ज़रूरी है। यही व्यक्तित्व में फ़र्क है। तो और क्या व्यक्तित्व में हो सकता है? मान लीजिए लड़ाई झगड़ा, कोई आपको गाली दे रहा है, तो आपका व्यक्तित्व क्या है? कैसे वहाँ पे डिसाइड होगा? अगर आप भी गाली देने लग गए तो उस इंसान और आप में क्या अंतर रह गया? अच्छा व्यक्तित्व क्या होगा? वो कुछ नहीं बोलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ बोल रहा है तो वो उसके लिए कुछ ज़रूरी स्टेप लेगा कि इसको कैसे रोकना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही कहलाएगा। तो व्यक्तित्व क्या है? आप किस तरह विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से व्यवहार करते हैं, यही आपका व्यक्तित्व है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या होती है? आत्मविश्वास। व्यक्तित्व की विशेषता क्या है कि आत्मविश्वास होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, सामाजिकता का समावेश होना चाहिए। तो आत्मविश्वास होना चाहिए मतलब उसके अंदर हर चीज़ को करने का एक आत्मविश्वास हो। अगर आत्मविश्वास है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा कहलाएगा। ईमानदार व्यक्तित्व है तो व्यक्ति ईमानदार कहलाएगा। अनुशासन है अगर व्यक्ति में तो ऐसे व्यक्तित्व को अच्छा व्यक्तित्व कहा जाएगा। और अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति सहिष्णु भी होगा, मतलब दूसरे के विचारों को सुनेगा। सामाजिकता का समावेश होगा। व्यक्तित्व वह है जिससे पता चलता है कोई व्यक्ति कैसे सोचता है, बोलता है और व्यवहार करता है। तो व्यक्तित्व क्या है? कैसे सोचना, बोलना और व्यवहार करना विभिन्न परिस्थितियों में, परिस्थितियाँ भी जोड़ दीजिएगा। कोई व्यक्ति किन विभिन्न परिस्थितियों में कैसे सोचता है, बोलता है, व्यवहार करता है, वही उसका व्यक्तित्व है। और व्यक्तित्व के प्रमुख विशेषताएँ क्या है? आत्मविश्वास, ईमानदारी, अनुशासन, सहिष्णु और सामाजिकता। ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। देखिए, व्यवहारवाद मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण धारणा है जिसमें माना जाता है कि मनुष्य अच्छा पैदा होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है, उसको अच्छा और ख़राब बाहर का इन्वायरमेंट ही बनाता है। तो हर जीव के लिए व्यवहार बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसी के अनुसार जीवन चलता है। व्यक्ति का व्यवहार उसके आसपास के वातावरण, अनुभव और सीखने की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। अगर किसी बच्चे को अच्छा वातावरण मिलता है तो अच्छा नागरिक बनेगा और ख़राब वातावरण मिलेगा तो ख़राब बनेगा। एक तोता अच्छे माहौल में रहेगा तो अच्छा सीखेगा, ख़राब माहौल में रहेगा तो ख़राब सीखेगा। तो व्यवहारवाद यह सिखाता है कि व्यक्ति जैसा वातावरण पाएगा वैसा ही उसका व्यवहार हो जाएगा। देखिए, मीडिया का महत्व स्पष्ट कीजिए। मीडिया आज के दिनों में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। मीडिया पहले समझ लीजिए क्या है? जिन भी माध्यमों से सूचना एक जगह से दूसरी जगह प्रसारित होती है, उसी को मीडिया कहा गया है। अब डिजिटल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया और सोशल मीडिया हो गया। तो डिजिटल मीडिया के अंतर्गत टीवी आ जाता है, इंटरनेट आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, और प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आपका अखबार आता है। और आजकल अखबार भी मोबाइल पे आता है, तो प्रिंट मीडिया भी कहीं न कहीं डिजिटल मीडिया का हिस्सा बन चुका है। तो बहुत महत्वपूर्ण निभाता है मीडिया एक रोल। क्या देता है? देखिए, ज्ञान और जानकारी देता है। दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी हमें मिलती है। जागरूकता बढ़ाता है। लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य समझ में आते हैं। समाज की बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। जो जागरूक व्यक्ति होगा, जो मीडिया अगर ज़िम्मेदार मीडिया है, इसको चौथा स्तंभ भी कहा गया है लोकतंत्र का,
तो लोगों के अधिकारों के लिए और कर्तव्यों के लिए आवाज़ उठाता है। समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाता है और महत्वपूर्ण घटनाओं का सीधा प्रसारण दिखाता है। और क्या प्रसारण दिखाना है, किन किन घटनाओं को किस हद तक कंट्रोल दिखाना है, इसका भी ध्यान मीडिया रखता है। लाइव घटनाएं देख सकते हैं और उनकी सच्चाई को महसूस कर सकते हैं। और मीडिया की ये भी जिम्मेदारी है कि वो जो चीज़ दिखा रहा है उससे समाज में किसी प्रकार की द्वेष भावना ना डेवलप हो। तो मीडिया समाज की दिशा देता है, लोगों के विचार और सोच को प्रभावित करता है। तो यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे समाज का। क्या-क्या है ये? फिर से सुन लीजिए। ज्ञान, जानकारी देना, क्या हो रहा है, लगातार अपडेट देना, जनता में जागरूकता बढ़ाना, समाज की बुराइयों के खिलाफ जाना, सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, भ्रष्टाचार अपराध को उजागर करना और लाइव घटना देखकर लगातार लोगों को अपडेट करना। तो मीडिया एक पावरफुल टूल है जो समाज को शिक्षित, जागरूक और संगठित बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मीडिया क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो समाज को शिक्षित, जागरूक और संगठित बनाता है। अब नीति मीमांसा क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपको 100%। नीति मीमांसा क्या है? नीति मीमांसा यह बताया जाता है कि किस परिस्थिति में क्या सही है, क्या गलत। इसके प्रमुख सिद्धांत है आदर्शवादी सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है, यह सिद्धांत आदर्श और नैतिक मूल्य पर आधारित होता है। यह सत्य, अहिंसा और ईमानदारी पे निर्भर करता है। सुखवाद क्या है? इसमें कहा जाता है कि सुख ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जो काम सुख दे वही सही माना जाता है। कर्तव्यवादी सिद्धांत, इसमें कर्तव्य को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। सही काम वही है जो हमारा कर्तव्य है, चाहे उसमें लाभ हो या ना हो। तो हमें ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करनी चाहिए जो हमको मिला है। आदर्शवादी सिद्धांत ये कहता है कि हमें नैतिक मूल्यों के अनुसार चलना चाहिए। आदर्शवादी सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यही है। सुखवाद क्या है? हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए, हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे हमारे आत्मा को सुख पहुँचे। और कर्तव्यवाद, हमें हमारा अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। इसी को नीति मीमांसा कहा गया है। अब मान लीजिए, नीति मीमांसा का एक उदाहरण समझिए कि आपको पता है कि किसी बच्चे से कोई गलती हुई और अगर आप उस चीज़ को उस बच्चे को घर पे बता देंगे तो उसको मार पड़ेगी। लेकिन अब यहाँ पर आपका सच बोलना सही है या गलत, उसको अपने लेवल पे मैनेज करना। कई बार आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप जो सच बोल रहे हैं उससे किस इंसान का कितना नुकसान हो सकता है। तो कहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, इसी को नीति मीमांसा कहा गया है, इसी को एथिक्स कहा गया है। तो इसमें ये बताया जाता है कि कब क्या सही है और क्या गलत। आप देखिए, गरीबी क्या है? अपनी जीवन जीने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ना कर पाना गरीबी है। जब व्यक्ति अपनी मूलभूत ज़रूरतें, खाना, कपड़ा और मकान पूरी नहीं कर पाता, उसी को गरीबी कहा गया है। अब यहाँ पे निरपेक्ष निर्धनता है और सापेक्ष निर्धनता है। तो निरपेक्ष निर्धनता क्या है? जब व्यक्ति के पास जीवन की ज़रूरी चीज़ें नहीं होती तो उसको निरपेक्ष निर्धनता कहा गया है। ऐसी परिस्थितियों में पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, पहनने के कपड़े नहीं होते और रहने का घर भी नहीं होता। जो लोग झोपड़ियों में रहते हैं, 2 वक़्त खाना भी नहीं जुटा पाते, उन्हें सापेक्ष निर्धनता कहते हैं। जब व्यक्ति समाज के बाकी लोगों की तुलना में गरीब होता है, मतलब अपनी जीवन की ज़रूरतें तो पूरी कर पा रहा है, लेकिन दूसरों की तुलनात्मक रूप से गरीब है। ऐसा समझिए अभी इसको तो कि जैसे आस-पास अगर टू व्हीलर है और किसी के पास साइकिल भी नहीं है, तो ये सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएगा, मतलब रिलेटिव पॉवर्टी कहलाएगा कि अपने समाज में जो भी स्टैंडर्ड है, उससे वो लोअर है, इसलिए वो सापेक्ष गरीबी का शिकार हो रहा है। समाज में असमानता होती है और अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ता है। हिंसा में विज्ञान के साधन, देखिए हिंसा में विज्ञान किस प्रकार से साधन है उसको समझना है। विज्ञान का उपयोग तो वैसे अच्छे कार्यों के लिए भी होता है और बुरे के लिए भी। जो भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सबका अच्छे कार्यों और बुरे कार्य के लिए दोनों उपयोग होता है। जब विज्ञान का गलत उपयोग होता है तो इससे हिंसा बढ़ावा देती है। देखिए, संचार माध्यम अगर गलत न्यूज़ दे दी गई, ठीक है, कहीं यही झूठा फैला दिया गया कि वहाँ पे सांप्रदायिक सांप्रदायिक हिंसक घटनाएँ हुई हैं, तो इससे ये घटनाएँ दूसरी जगह भी पहुँच जाएँगी। तो ये क्या है, एक गलत जानकारी देना एक प्रकार से हिंसा का पार्ट है। और अगर जो हमारा डिजिटल मीडिया है, इसने विज्ञान का गलत उपयोग करके लोगों तक गलत न्यूज़ पहुँचा दी, तो इसका बहुत तगड़ा नुकसान हो सकता है। इससे समाज में तनाव और हिंसा बढ़ सकती है। आधुनिक हथियार क्या होते हैं? बंदूक, बम, मिसाइल आदि, ये सभी तहस-नहस फैलाते हैं। तो एक तरह से ये भी आधुनिकता भी कहीं न कहीं विज्ञान यहाँ पे हमें नुकसान पहुँचाता है। तो इससे क्या होता है? बड़े स्तर पर विनाश होता है, युद्ध और आतंकवाद का खतरा बढ़ता है। तकनीक का दुरुपयोग करके साइबर क्राइम होता है, लोगों के पैसे लूट लिए जाते हैं, हैकिंग करके पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुरा ली जाती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। तो इस तरह से हिंसात्मक व्यवहार के भी 2 स्तर होते हैं, शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा। डराना, धमकाना, ये मानसिक हिंसा के अंतर्गत आता है। तो विज्ञान का गलत उपयोग समाज में हिंसा बढ़ाता है।
इसलिए विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए और बहुत सतत विकास के तहत होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि किसी भी चीज़ को नुकसान ना होने पाए। देखिए सांप्रदायिकता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सांप्रदायिकता क्या होता है? जब लोग अपने धर्म और संप्रदाय को सबसे ऊपर मानते हुए एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति सद्भावना और आपसी भाईचारे को त्याग कर आपस में हिंसक हो जाते हैं, उसी को सांप्रदायिकता कहा गया है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने धर्म संप्रदाय को सबसे ऊपर रखता है, दूसरे धर्म और संप्रदाय को निकृष्ट समझता है और दूसरों के प्रति द्वेष और नफरत करता है। इससे समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी को सांप्रदायिकता कहा गया है। इससे क्या हो जाता है, समाज में जो एकीकरण है उसका विभाजन हो जाता है, सब अपने धर्म के अनुसार संप्रदाय के अकॉर्डिंग बढ़ जाते हैं, हिंसा और दंगे होते हैं और इससे नुकसान होता है, राष्ट्रीय एकता पर खतरा आता है, आर्थिक नुकसान होता है। भाई हिंसा होगी, पता लगा वो गाड़ी जला दिए, ये गाड़ी जला दीजिए, वो उसकी संपत्ति जला दिए, जान माल की नुकसान तो होता ही है, आर्थिक नुकसान भी होता है। मानसिक तनाव, एक डर का, समाज में डर का माहौल बच जाता है, बच्चों और महिलाओं पर गलत प्रभाव पड़ता है, उसका जो ट्रॉमा होता है, उसकी जो घटनाएं होती हैं वो लंबे समय तक बच्चों को और महिलाओं को सदमे में डाल देती हैं। और सांप्रदायिकता से राजनीतिक अस्थिरता आती है, शिक्षा और विकास पर असर पड़ता है, शिक्षा और विकास थम सा जाता है, रुक जाता है। सांप्रदायिकता समाज और देश दोनों के लिए हानिकारक है, इससे बचाने के लिए सबको सहिष्णु, एकता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आएगा। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग का अर्थ है 8 अंगों वाला योग। कौन सा दोस्तों? 8 अंगे वाले योग को अष्टांग योग कहा गया है। इसे पतंजलि अपने ग्रंथ योग सूत्र में बताया है। इसका उद्देश्य क्या है? 8 अंगों वाले योग अष्टांग योग का उद्देश्य क्या है? शरीर, मन, आत्मा को संतुलित करना। हमारे पास 3 ही चीज है, शरीर है, मन है और आत्मा है, इसी को विकास करना अष्टांग योग कहलाता है। अब इसमें क्या है, एक यम है। यम क्या है? सामाजिक नियम। सामाजिक नियम क्या कहता है कि अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और अधिक संग्रह नहीं करना है। दूसरों के प्रति नियम, यम नियम, इसमें क्या है, व्यक्तिगत नियम बनाए गए हैं कि साफ सफाई, शौच, तप, अनुशासन, स्वाध्याय, ये सब समय के अनुसार रेगुलर करना है। ईश्वर, प्राणिधान, भगवान में विश्वास या खुद को सुधारने पर जोर देता है। तीसरा है आसन। ऐसी शारीरिक मुद्राएं हैं जो शरीर को प्रसन्न रखती हैं, स्वस्थ रखती हैं। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण क्या है? सांसों को नियंत्रित कर मन को शांत रखता है और मन शांत तो सब कुछ शांत। प्रत्याहार क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण को प्रत्याहार कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार क्या है दोस्तों? मन पर नियंत्रण को प्रत्याहार कहा गया है। धारणा, एकाग्रता को बढ़ाना, मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना और ध्यान लगाना तथा समाधि पर बैठना, परम अवस्था को प्राप्त करना। लगातार एकाग्र होकर, अगर जो व्यक्ति इस अष्टांग योग को पालन करता है वो जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। और इसमें यही कहा गया कि आत्मा और परमात्मा का मिलन पूर्ण शांति की अवस्था में ही होता है और ये उसी तरफ ले जाता है। तो अष्टांग योग एक ऐसा मार्ग है जो अनुशासन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। अष्टांग योग 8 आसनों का, 8 अंगों वाला ऐसा योग है जिसमें तन, मन और अनुशासन के साथ आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करते हुए शांति प्राप्त करना अष्टांग योग कहलाता है। 8 अंगों का योग। अब देखिए नैतिक शिक्षा जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि नैतिक शिक्षा क्या है, ये भी आप जानते होंगे। नैतिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य केवल पढ़ाई नहीं बल्कि कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। बच्चा अच्छा इंसान बने, ये भी जिम्मेदारी शिक्षकों पर ही है। तो नैतिक शिक्षा, आप चूंकि बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, इसलिए नैतिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है आपको पता होना चाहिए। तो नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पढ़ाई नहीं है बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। यानी बच्चा अच्छा इंसान बनेगा, कैसे बनेगा, इस चीज का विकास करना है। नैतिक, बच्चों में सद्गुण विकसित करना है, इनके व्यवहार में सुधार लाना ताकि वे समाज, देश और विश्व के लिए उपयोगी बने। नैतिकता के 3 आधार, प्रवृत्ति, भावनाएं और आदतें। नैतिकता के 3 आधार कौन से हैं? प्रवृत्ति, भावनाएं और आदतें। इन तीनों को सही दिशा देना ही नैतिक शिक्षा का लक्ष्य है। प्रवृत्ति क्या है? बच्चे का नेचर कैसा होगा, उसके अंदर फीलिंग होगी, ऐसी हैबिट्स होंगी, इनको सही दिशा देना, सही डायरेक्शन में इन तीनों का, नेचर, फीलिंग्स और हैबिट का, प्रवृत्ति, भावनाएं और आदतें। अच्छी प्रवृत्ति हो, भावनाएं शुद्ध हो और आदतें अच्छी हो, इन तीनों को सही दिशा में अग्रसरित करना ही नैतिक शिक्षा कहलाता है। और सामाजिक परिवेश में सामाजिक मूल्यों को ध्यान रखते हुए सही तरह से बच्चों का व्यवहार प्रदर्शित करना नैतिक शिक्षा का ही अंग है। नैतिक शिक्षा में आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, सामाजिक विकास होना चाहिए, तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए, चरित्र का निर्माण होना चाहिए।
मतलब बच्चा तर्क कर सके, अगर कोई चीज़ उसे पढ़ाई जा रही है तो अगर उसके मन में संशय है, डाउट है, तो उससे संबंधित वो चीज़ें पूछ सके। चरित्र निर्माण हो, चरित्र ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है और नैतिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य यही है। आदर्श नागरिक बनाना ही चरित्रवान व्यक्ति को महान बनाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं ये तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। सामाजिक अनुकूल विकास क्या है? देखिए, सामाजिक अनुकूल विकास का मतलब है व्यक्ति को समाज के अनुसार ढलना और सही व्यवहार सीखना। सामाजिकरण की प्रक्रिया बच्चे को समाज में रहकर सीखता है। ठीक है? तो व्यक्ति को समाज के अनुरूप विकास करना सामाजिक अनुकूल विकास कहलाता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या होती है? बच्चा समाज में रहकर सीखता है। रहन सहन, व्यवहार, नियम, परंपराएं, ये सब बच्चा सीखता है। इसे ही सामाजिकरण कहते हैं। सीखने की प्रक्रिया क्या है? बच्चा धीरे धीरे सीखता है, क्या सही है क्या गलत है इसका निर्णय खुद से ले पाता है। समाज के नियम और मूल्य को अपनाता है। व्यवहार का विकास करता है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे अनुकूल होना है, इसका विकास करता है। यानी अच्छा सामाजिक व्यवहार विकसित करता है। जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सामाजिकरण सिर्फ बचपन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। हर उम्र में इंसान कुछ नया सीखता है। तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है हमारा दोस्तों? चरित्रवान, समझदार और संतुलित व्यक्ति को बनाना ही नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। और इन सब से एक अच्छे इंसान के रूप में बच्चों को डेवलप करना और उनके विकास को एक क्रमबद्ध तरीके से आगे ले जाना ही नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य शॉर्ट में चरित्रवान, समझदार और संतुलित व्यक्ति बनाना है बच्चों को। सामाजिक अनुकूल विकास व्यक्ति को समाज में सही ढंग से जीना सिखाता है। समाज के अनुरूप विकास करके, मतलब जो समाज के लिए अनुकूलित विकास हो, जैसे कि आप ऐसे कार्य ना करें जिससे समाज के लोगों को हर्ट हो। तो समाज के अनुरूप विकास करना ही व्यक्ति को समाज में सही ढंग से जीना सिखाता है। अब शांति शिक्षा में कौशल क्या है? शांति शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति में ऐसे कौशल विकसित हों जिससे वह शांतिपूर्ण, समझदार और सहयोगी जीवन जी सके। शांति शिक्षा का मुख्य कौशल यही है कि ऐसे बच्चों में ऐसे कौशल, ऐसे विधाएं डेवलप हों जिससे वो शांतिपूर्ण, समझदार और सहयोगी जीवन जी सके। मुख्य कौशल क्या है? संचार का कौशल। बच्चा अपनी बात को अच्छे से रख पाए, ये संचार का कौशल है। समस्या समाधान कौशल। बच्चा जो समस्याएं आ रही हैं उनका बातचीत से अच्छा समाधान निकाल सके, इसी को समस्या समाधान कौशल कहा गया है। मध्यस्थता का कौशल। दो बच्चों में लड़ाई हो रही है तो तीसरे बच्चा उसमें मध्यस्थता करके उनके बीच की लड़ाई को शांत करे, इसे ही मध्यस्थता कौशल कहा गया है। इससे विवाद बिना लड़ाई के खत्म हो जाते हैं। सहानुभूति का नेचर होना चाहिए। दूसरा, इससे आपसी समझ बढ़ती है। समूह कार्य एवं सहयोग एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। सहयोग से ही समाज में शांति और प्रगति संभव है। शांति शिक्षा के ये कौशल व्यक्ति को समझदार, सहयोगी, शांति प्रिय बनाते हैं। तो ये आप याद रखिए कि शांति शिक्षा के कौशल कौन कौन से हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहला क्या है? संचार का कौशल, कैसे बातचीत करनी है। संचार का कौशल, समस्या समाधान का कौशल, मध्यस्थता का कौशल, सहानुभूति का कौशल, समूह कार्य एवं सहयोग की भावना का कौशल। और सहयोग से ही समाज की शांति, प्रगति और संभव है, इसलिए ये कौशल जरूरी है। शांति शिक्षा के ये कौशल व्यक्ति को क्या बना देते हैं? अगर ये कौशल है तो व्यक्ति समझदार, बच्चा समझदार होगा, सहयोगी होगा, शांति प्रिय होगा और समाज में शांति और सद्भाव से स्थापित रहेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट है कि साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग किसी को इंटरनेट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, मतलब डिजिटल माध्यम से किसी को परेशान करना, बार बार बुरे मैसेज करना, गालियाँ या धमकी देना साइबर बुलिंग कहलाता है। जानबूझकर भड़काने वाले कमेंट करना, नकली अकाउंट बनाकर किसी को फेक अकाउंट बनाकर उसे बदनाम करना, किसी की प्राइवेट फ़ोटो को पब्लिक करना, जानबूझकर ऑनलाइन ग्रुप से बाहर रखना, इसके प्रभाव किसी को डिजिटल माध्यम से मानसिक तनाव, डराना, धमकाना, ये सब चीज़ें साइबर बुलिंग में आता है। और इससे बचने के लिए क्या है कि जागरूक रहें, कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अननोन पर्सन के साथ ना शेयर करें। कोई भी ऐसी चीज़ें ना शेयर करें कि कोई उसका फ़ायदा उठा सके। और अगर कोई आपको परेशान करता है उसको रिप्लाई ना करें, उससे तुरंत ब्लॉक कर लें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर एविडेंस के रूप में रख लें। कानूनी पहल इसकी सारी बहुत सी, साइबर बुलिंग आईटी एक्ट बनाया गया है। तथा अगर कोई समस्या ऐसी आती है तो साइबर क्राइम पेट्रोल पोर्टल में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं। तो साइबर बुलिंग एक गंभीर समस्या है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से इसे रोका जा सकता है। किसी भी अननोन पर्सन के साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। तो जो इसमें आपकी ज़िम्मेदारी क्या है कि जो व्यवहार आप समाज में करते हैं वैसा ही व्यवहार आप ऑनलाइन भी करिए। ये नहीं कि वहाँ पे आपका समाज और आपके जानने पहचानने वाले नहीं है तो आप उनके साथ गलत व्यवहार करिए, उनको परेशान करिए। ये भी कहीं न कहीं एक हिंसा का रूप है। व्यक्तित्व क्या है? हम जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार करते हैं, उसे ही व्यक्तित्व कहा गया है। क्या है व्यक्तित्व?
हमारा जैसा विभिन्न परिस्थितियों में हमारा बोलना, व्यवहार करना और सोचना हमारा व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व के मुख्य पक्ष होते हैं मानसिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, व्यवहारिक पक्ष, शारीरिक पक्ष और देखिए मानसिक पक्ष, सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता मानसिक पक्ष का हिस्सा है। भावनात्मक पक्ष, भावनाओं जैसे खुशी, गुस्सा, सहानुभूति ये भावनात्मक पक्ष का हिस्सा है। दूसरों से कैसे बात करते हैं और व्यवहार करते हैं व्यवहारिक पक्ष है। क्या-क्या हो गए? व्यक्तित्व के हिस्से कौन से हैं? मानसिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, मानसिक, भावनात्मक, व्यवहारिक और शारीरिक। तो मानसिक पक्ष क्या है कि आप क्या सोचते हैं, भावनात्मक पक्ष क्या है आप किस भाव से लोगों से मिलते हैं, किस प्रकार से उनसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उनको किस चीज़ पे आप खुश होते हैं, गुस्सा होते हैं या सहानुभूति रखते हैं, ये सब भावनात्मक पक्ष का हिस्सा है। व्यवहारिक पक्ष आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं और शारीरिक पक्ष शरीर, पहनावा, हाव-भाव, ये सब चीज़ें शारीरिक पक्ष का हिस्सा हैं। व्यक्तित्व के प्रमुख प्रकार क्या हैं? 2 तरह के 3 तरह के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी अपनी बातें मन में रखते हैं, बहुत कम बोलते हैं। बहिर्मुखी मिलनसार होते हैं, बातूनी होते हैं और अपनी बातों को खुल के एक्सप्रेस करते हैं, खुल के बोलते हैं। और उभयमुखी होता है, जो दोनों में संतुलन रखते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? परिवार व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, शिक्षा व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और समाज, वातावरण प्रभावित करता है, आनुवंशिकता, मीडिया और अनुभव। ये सब चीज़ें उसको प्रभावित करता है। क्या-क्या? परिवार, शिक्षा। परिवार कैसा है? अच्छा परिवार व्यक्तित्व को अच्छे व्यक्तित्व को जन्म देता है। पर ऐसा नहीं है, अच्छे परिवार में भी खराब व्यक्तित्व के लोग पाए जाते हैं। लेकिन पहली चीज़ होता है कि अच्छा परिवार में जनरली अ अच्छे व्यक्तित्व के लोग मिलते हैं। शिक्षित व्यक्ति भी बेढंगे होते हैं, लेकिन अगर सही शिक्षा किसी ने प्राप्त की है, तो वो अच्छे व्यक्तित्व का मालिक हो। जैसा समाज और वातावरण होगा, वैसा ही उसका व्यक्तित्व निर्माण होगा। आनुवांशिकता का भी कहीं न कहीं व्यक्तित्व में योगदान होता है। आप किस प्रकार के मीडिया और अनुभव को महसूस कर रहे हैं, किस प्रकार का मीडिया देख रहे हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। अच्छा व्यक्तित्व कैसे रखेंगे? सकारात्मक सोच रखें, आत्मविश्वास बढ़ाया जाए, अच्छे संस्कार अपनाएँ, दूसरों का सम्मान करें और नियमित सीखते रहें। व्यक्तित्व व्यक्ति के समग्र गुणों को प्रतिबिंब है, जो उसके जीवन को और सफलता को प्रभावित करता है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट का प्रतिबिंब होता है, इमेज होती है और उसके जीवन और सफलता को प्रभावित करती है। कुछ शॉर्ट नोट हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन से हैं? शरीर, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरण। मतलब शरीर और स्वास्थ्य, सोच और भावनाएँ, परिवार और समाज। जैविक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? 1-2 नंबर में आ सकता है। जैविक, शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक। ऐसे लिख सकते हैं, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक। स्व-जागरूकता क्या है? खुद की ज़िम्मेदारियों और अपने बारे में समझ होना, अपने परिवार, समाज, देश और भविष्य के प्रति ज़िम्मेदारी समझना ही स्व-जागरूकता कहलाता है। खुद की ज़िम्मेदारियों को समझना, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, अपने परिवार के प्रति, जिस भी जगह आप कार्य कर रहे हैं, उस संस्थान के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना स्व-जागरूकता कहलाता है। सहपाठी क्या है? ऐसा छोटा समूह जिसमें 4-5 छात्र मिलकर पढ़ते हैं, उनको सहपाठी कहते हैं। साथ में पढ़ने वाले बच्चों के समूह को सहपाठी कहा जाता है। पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। याद रखिएगा, पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता। देश को मजबूत और शांतिपूर्ण बनाने के लिए एकता से विकास और सुरक्षा बढ़ती है। चरित्र निर्माण क्या है? अच्छे मूल्यों और आदतों का विकास, जिसमें व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है, उसे चरित्र निर्माण कहते हैं। चरित्र निर्माण क्या? अच्छे मूल्यों का विकास ही चरित्र निर्माण कहलाता है। मानवाधिकार, हर व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, समानता, ये मानवाधिकार हैं। मानव जीवन का सही तरीके से जीने के लिए मानव को जो अधिकार मिलने चाहिए, उसे मानवाधिकार कहते हैं। इसमें जीवन, स्वतंत्रता, समानता और जीविकोपार्जन के अधिकार सम्मिलित है। सत्याग्रह क्या है? सत्य, अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह कहलाता है। सत्य, अहिंसा पर आधारित आंदोलन, सत्य के लिए डटे रहना आग्रह के साथ सत्याग्रह कहलाता है। नैतिकता, सही और अच्छे व्यवहार करना, नीति के अनुसार जीवन जीना नैतिक शिक्षा कहलाता है। नैतिकता क्या है? सही और अच्छे व्यवहार करना ही नैतिकता है। विभिन्न परिस्थितियों में सही और अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ करना ही नैतिकता है। नैतिक शिक्षा क्या है? ऐसी शिक्षा जो चरित्र निर्माण में सहायक होती है और विभिन्न परिस्थितियों में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए सामाजिक विकास में योगदान देती है। ऐसी शिक्षा को नैतिक शिक्षा कहते हैं और यह देश के लिए अच्छा नागरिक बनाने का काम करती है। अगर इससे संबंधित दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये जो पेपर आएगा ये इसी में से आस-पास से आएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप जो भी मैंने पढ़ाया, अगर 80% टॉपिक आप कवर करते हैं, तो आप इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में अच्छा नंबर पाएँगे। तो शांत
शांति, शिक्षा और सतत विकास का यह सेशन खत्म होता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के बारे में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करें और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कोशिश करूँगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता पाऊँ। अगर आप इसको सही से पढ़ के पेपर दे देते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएँगे। और ऐसे ही नोट्स बना के लिखिएगा, बहुत ज़्यादा नंबर वाइज़ लिखना है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है तो ज़रूरत के अनुसार 2 नंबर के बारे में के लिए लिखिए। उसमें ये नहीं कि आप अपना लिख के पूरा पेज बर्बाद कर रहे हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, पता लगा आपको आता है तो आप पूरा पेज ही भर दें, ऐसा नहीं है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आप उसका सार लिखिए, इतना लिखिए कि आपको 2 नंबर मिल जाए और 2 नंबर के लायक आप उसमें समय दीजिए। 4 नंबर में वही क्वेश्चन है तो आप उसको एक्सप्लेन करिए। एक ऐसे समझिए कि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो कम से कम जो शीट मिलती है एग्ज़ाम वाली, कम से कम वो आधी शीट भरी होनी चाहिए। 4 नंबर में 3 नंबर में थोड़ा-सा नीचे खाली रहे उतना, और भरा होने का मतलब उसमें कंटेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंटेंट। और 4 नंबर में अगर आप 1 पेज से थोड़ा-सा ज़्यादा लिख दे रहे हैं तो उतना सफिशिएंट है, लेकिन विद कंटेंट, कंटेंट आपका एकदम एग्ज़ैक्ट होना चाहिए। जैसे मेरी नोट्स में है, अगर आप इसी पॉइंट्स को लिख के थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे तो बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है डीएलएड 4th सेमेस्टर में, तो उसको आप हमको कमेंट करिएगा तो मैं उसकी क्लास भी कैरी फॉरवर्ड कर दूँगा। देखिए एक ही 1 घंटे में लगभग आपका ये शांति, शिक्षा और सतत विकास आपका कन्फर्म हो गया। आप इसको पढ़ लीजिए, इसी को याद कर लीजिए, थोड़ा-सा रिवाइज़ करके 2-3 बार याद कर लीजिएगा। आपके 50 में से 40% 40 नंबर आने श्योर है, 40% नहीं 40 नंबर आने श्योर है। तो धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।